और अब प्रोग्राम में जिक्र होगा उस ग़िज़ाई बहरान का कि जो इस वक्त सैलाबी तबाही के बाद पाकिस्तान के सर पर मंडला रहा है और जिसकी वजह से हमारी मईशत और ज़राअत पर शदीद दबाव पड़ने जा रहा है। हालिया सैलाब से जहाँ एक जानिब 25 लाख एकड़ ज़रई रकबे के डूब जाने के खदशे का इजहार किया जा रहा है, वहीं चावल की 60% फसल, गन्ने की 35% फसल और कपास की 30% फसल मुतासर होने का अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है। इस ज़रई नुकसान के बायस पाकिस्तान की 0.8% GDP भी मुतासर होने का खदशे का इजहार किया जा रहा है, जबकि इसके साथ साथ पाकिस्तान को ग़िज़ाई बहरान टालने के लिए 5 मिलियन टन गंदम इंपोर्ट करना पड़ सकती है। पाकिस्तान अब ज़रई लिहाज से किस खतरे से दो चार वाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़रई माहिर और काश्तकार आमिर हयात भंडारा साहब। अस्सलाम वालेकुम भंडारा साहब। वालेकुम सलाम। आमिर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप क्या फोरसी कर रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त जो फूड सिक्योरिटी का मसला जो आगे हमें नज़र आ रहा है, आपको वो कितना संगीन, कितना ख़तरनाक नज़र आ रहा है? कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स आप शेयर कर सकते हैं नाजरीन के साथ? देखें, अभी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जिस तरह आप अभी अपने प्रोग्राम के इब्तिदाइया में फरमा रही थी कि 60% जो है वो हमारी चावल जो इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट क्रॉप है उसको ख़तरा लाहक है इन सैलाबों की वजह से, जो अभी रिसेंट अभी बल्कि चल रहा है वो फेज़। इसी तरह कुछ 2-3 नंबर्स अभी मौजूद हैं जिनका तज़किरा हम देख रहे हैं। इसमें एक इदारा ये कहता है कि अगर हमारा ये सैलाब का यही नुकसान होगा तो शायद हमारी जो राइस की एक्सपोर्ट की शिपमेंट है वो $278 मिलियन का उसके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है नेगेटिव में। इसी तरह चीनी की $283 मिलियन और कपास या टेक्सटाइल की आप $300 मिलियन की जो है वो फोरसी कर रहे हैं। इसी तरह जिस तरह आपने अभी पाकिस्तान बिजनेस फोरम के कुछ फिगर्स दोहराए, अब इसी हिसाब से अगर हम जो राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन की बात करते हैं तो वो कहते हैं हमारा राइस का नुकसान बहुत कम हुआ है। तो ये शायद सारी बातें मेरे ख्याल में हम उस वक्त कहने के काबिल होंगे कि आदादो-शुमार क्या कहते हैं, जब हमारे पास मुकम्मल सरकार की जानिब से पूरा डेटा मौजूद होगा, जब पानी उतर चुका होगा। अभी अगर आप रिसेंट जो DG PDMA की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो उसमें ये पता चलता है कि 2 मिलियन एकड़्स जो है वो इम्पैक्ट हुए हैं पंजाब के अंदर सैलाब की वजह से। अब वो सारी की सारे वो फसलें हैं जो पाकिस्तान की बहुत अहम फसलें हैं, जो फूड सिक्योरिटी के हवाले के साथ साथ जो आपका एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है उसके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। उसमें गन्ना है, चावल है, तिल की फसल कुछ हद तक है, मकई है और सबसे बढ़कर कपास। तो ये सारे वो नंबर्स हैं जो अभी इब्तदाइया है। अभी शायद हम बहुत इब्तदाई अंदाजों में अभी रिलीफ का काम चल रहा है, क्योंकि सबसे पहला जो सैलाब के बाद मसला होता है वो इंसानों का और जानवरों का इनखलाव। जी जी। तो एक चीज तो शायद हमें एक्नॉलेज करनी चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में जो हमारे ज़िलई हुकूमतें थी और ज़िलई इंतजामिया थी, उन्होंने बहुत बेहतर अंदाज में कोशिश की है कि लोगों को ना सिर्फ निकाला जाए बल्कि उनके खाने और खुराक का और जानवरों के चारे का भी बंदोबस्त किया है। लेकिन एक जो रिसेंट डेवलपमेंट अभी कल हुई है, फेडरल कैबिनेट ने जो डिक्लेयर की है इमरजेंसी, ज़रई इमरजेंसी, ज़रई भी और मौसमियाती भी, जी, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है फेडरल लेवल के ऊपर इंटरवेंशन है। तो आप इसको कह सकते हैं कि फेडरल लेवल से या कैबिनेट की तरफ से इसकी अनाउंसमेंट होने का मतलब यह है कि हुकूमत ने एक्नॉलेज किया है कि क्लाइमेट की वजह से नुकसान हुआ है ज़राअत का। क्लाइमेट चेंज तो है ही है, क्योंकि हम सिर्फ क्लाइमेट चेंज को शायद अभी देखना शुरू हुए हैं फ्लड के तनाज़ुर। आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो हम कुछ अर्सा पहले तक जो है वो इस साल के शुरू में हम ड्राउट की बात कर रहे थे कि बारिशें नहीं हो रही। इसी तरह हम पिछले साल 2022 की बात कर लेते हैं तो उस वक्त बहुत ज्यादा फ्लड आया। तो ये ऑल सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो हमारी फूड सिक्योरिटी के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। अब यहाँ पे आकर दो डिफरेंट तनाजुर में हमें और मजीद देखना पड़ेगा, क्योंकि जो पाकिस्तान का आइन है उसके मुताबिक जो नेशनल फूड सिक्योरिटी है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है, जबकि जो ज़राअत, लाइव स्टॉक और जो हमारा इरिगेशन के महकमे है ये सारे के सारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है। तो ये सारे मल्टीपल फैक्टर्स जो है ये मिलकर जो है, एक तो जहां पर जरूरत पड़ती है कि मिलकर काम किया जाए, वहां पर चैलेंजेस को संभालने में भी जो सामने बात नजर आती है वो इनका मिलकर चलना है। और ये गालबन कल जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो स्टेटमेंट आया फेडरल गवर्नमेंट का, जो हमारे मिनिस्टर साहब ने भी बताया, उसमें भी यही बात की गई है कि जो चारों सूबाई वजारतें आला है, वजीर आला है, उन सब के साथ मिलकर ये काम करना पड़ेगा और मेरे ख्याल उसके बाद ही मुमकिन है।
अच्छा भंडारा साहब, ये भी बताइए कि ठीक है नेशनल इमरजेंसी तो लग गई है, लेकिन जो टेक्निकली अगर हम बात करें, चूंकि आप काश्तकार भी हैं, आप ख़ुद भी इस चीज़ को बड़ी गहराई से समझते हैं, इस वक्त जो सैलाब का पानी जब उतरेगा ज़रई ज़मीन से तो वहाँ पर सिल्ट का आ जाना, उसकी लेयर्स ख़राब हो जाना, कितना अरसा लगता है एक सैलाब ज़दा ज़मीन को दोबारा काश्त के काबिल बनाने के लिए? अच्छा, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। मैं पहले हम बात कर रहे थे मैक्रो लेवल के नंबर्स की, अब हम आ जाते हैं माइक्रो लेवल्स के नंबर्स के ऊपर। अगर हम इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से शुरू बात को करना चाहूँगा कि अगर हम डीजीपीएडीएमए की बात को देखें कि 2 मिलियन एकड़ अगर डिस्टर्ब हुए हैं, अब 2 मिलियन एकड़ के अंदर कोई एक पूरा का पूरा गाँव और एक किसी काश्तकार की 5 एकड़ ज़मीन पूरी की पूरी उसके अंदर आ गई है, तो उसका पूरा का पूरा कारोबार तबाह। अब अगर आप ये बात कहेंगे कि जो ज़मीन है उसमें जब सिल्ट आएगी या पानी जब उतरेगा तो क्या सिचुएशन होगी, ये भी शायद अभी कहना बहुत कबलज़ वक्त होगा, क्योंकि पानी कितना है और पानी कितनी जल्दी रिसीड होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि अभी तक पानी आ रहा है, अभी कल से थोड़े से नंबर्स डाउन होना शुरू हुए हैं। अगर हम सतलुज की बात करें तो गंडा सिंह के ऊपर और दावी में भी और चनाब में भी, तो मेरे ख्याल में इसको भी कुछ वक्त लगेगा जब पानी नीचे रिसीड होगा, और जब रिसीड होगा तो उसके बाद फिर सबसे ज्यादा जरूरत होगी कि हम उन इलाकों में उन जमीनों को देखें, उनकी टेस्टिंग रैपिड बहुत करने की जरूरत होगी कि किन एरियाज के अंदर अर्ली कल्टीवेशन हो सके। और एक बात और मैं यहाँ पे आपको ऐड करता चलूं कि हम हर वक्त जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर नजर रख के बैठे होते हैं। मेरे ख्याल में इट्स अ टाइम इन डिजास्टर के अंदर टाइम है कि हम प्राइवेट सेक्टर को भी इनवाइट कर लें, जो एग्रीकल्चर वैल्यू चेन के अंदर आता है, कि वो भी इस इनपुट में हिस्सा डाले। अच्छा। क्योंकि एग्रीकल्चर का जो किसान है वो या तो एंड यूजर है या प्रोड्यूसर है, तो पूरी की पूरी एग्रीकल्चर वैल्यू चेन में जितने कारोबार पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका। तो अगर वो देही आबादी और काश्तकार अगर जिंदा रहेगा, उसका काम एग्रीकल्चर चलेगा, तो मेरे ख्याल में पूरी एग्रीकल्चर वैल्यू चेन चलेगी। अच्छा, अब ये तो आपने बड़ा बारीकी से समझाया भंडारा साहब, लेकिन फूड सिक्योरिटी का चैलेंज लास्टली ये बताइए कि कितना सिवियर है इस सारी फ्लड्स की जो तबाही हुई है उसके बाद? अब फूड सिक्योरिटी में जो सबसे पाकिस्तान में जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, हमारा स्टेपल फूड, वो गंदम आती है। तो एक चीज जो जिसके ऊपर हमें अभी गौर करने की जरूरत है, वो जो अननेसेसरी प्राइसेस पिछले दिनों बढ़ गई है। अब उसके ऊपर जो पंजाब गवर्नमेंट में अगर आप देखें तो कुछ मेजर्स लिए गए हैं, जिसमें जो अभी रेड्स भी हो रहे हैं, आपके न्यूज चैनल्स भी गालबन दिखा रहे होंगे कि जो ब्लैक मार्केट या जो होल्ड की गई थी गंदम की, उसको निकालकर जो है फ्लोर मिल्स को देने की। तो मेरे ख्याल में इस वक्त तो फौरी तौर पर इसी चीज से अपनी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सकता है कि कैसे करके हमें ये पता हो कि हमें गंदम एग्जैक्टली चाहिए कितनी। ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर ये जो अभी गंदम आपके पास पड़ी है स्टोर्स के अंदर, ये बम्पर क्रॉप थी, इसमें कोई कमी नहीं थी, तो मेरे ख्याल में शॉर्टेज का सवाल पैदा नहीं होना चाहिए। तो आगे आने वाली गंदम का मसला उस वक्त शायद हम डिस्कस कर पाएंगे जब हमारे पास एग्जैक्ट नंबर होंगे कि पानी कितना डिस्ट्रीट हो गया और कितनी हम गंदम काश्त कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आमिर हयात भंडारा साहब, नाजरीन हमारे साथ मौजूद, और एग्रीकल्चर को बहुत करीब से देखा है, ख़ुद भी काश्तकार हैं, किसानों के मसाइल को बड़ी करीब से समझते हैं, और ये जो इश्यूज़ हाईलाइट किया, आई होप कि हमारे किसान भाई जो हैं वो इस बड़े एक लॉस से रिकवर कर जाएं जो इस वक्त फ्लड्स की शक्ल में उनको दरपेश है।